दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से ईरान में स्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं, अमेरिका की तरफ से ट्रंप प्रशासन जिस प्रकार से सख्त रवैया अपनाता जा रहा है, उससे वैश्विक शांति को, खासकर दक्षिण एशिया में अस्थायी शांति भंग का एक अजीब सा खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है, एक तरफ भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के देश हैं। लिहाजा इस परिस्थिति में ईरान के अंदर यदि कुछ गड़बड़ी होती है, ईरान के अंदर यदि रिजीम चेंज की, खामनेई प्रशासन को बदलने की कोई भी कोशिशें की जाती है, तो इन कोशिशों का असर पूरे दक्षिण एशिया नहीं बल्कि काफी हद तक वैश्विक परिदृश्य पर पड़ना है। जहां एक तरफ तेल की अर्थव्यवस्था का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा जो कोशिशें हो रही है, कतर के यूएस एयरबेस के ऊपर जिस तरह से हलचल बढ़ी है, उसके बाद से यह साफ माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगले 48 घंटे के अंदर क्या ईरान में रेजिम चेंज की दिशा में यूएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, या सिर्फ अभी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, क्या उसी भाषा में आगे बढ़ने की कवायद होगी? और तो और इस पूरे मामले पर नजर डालें तो यूक्रेन का जेलेंस्की प्रशासन भी बीच में बयानों के माध्यम से कूद पड़ा है। खुद जेलेंस्की ने बड़ा बयान देते हुए ईरान के मौजूदा रिजीम को रूस के साथ जोड़कर वहां बदलाव की वकालत की है। जबकि सभी जानते हैं कि जेलेंस्की की समस्या अपनी है, रूस के साथ उनका अपना मसला फंसा हुआ है और रूस की वजह से, रूस के साथ नजदीकियों की वजह से वो खामनेई प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा हाल फिलहाल जो कतर, ओमान और गल्फ के एक आध और देशों ने मिलकर जिस प्रकार से यूएस को एक सलाह दी है कि ईरान में यदि किसी भी प्रकार से रिजीम चेंज की कोशिशें होती है, किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई की जाती है, तो विश्व की तेल अर्थव्यवस्था, क्रूड ऑयल इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन मामला यहीं तक रुकता नहीं है। एक तरफ वेनेजुएला का मामला अमेरिका के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। गले की हड्डी इसलिए बना हुआ है क्योंकि वेनेजुएला में जिस प्रकार का तेल है, उसे निकालने में अमेरिकी कंपनियां ज्यादा रुचि नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन एक सख्त चेतावनी जारी करते हुए उन देशों को यह आदेश दे रहा है, उन देशों पर अपना हुक्म चलाना चाहता है और साफ साफ कहना चाहता है कि जो देश भी ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रखेंगे, ट्रेड रिलेशन रखेंगे, उन देशों के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ और लगाया जाएगा। मोटे तौर पर कहें तो भारत यदि ईरान के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बरकरार रखता है, तो भारत के ऊपर जो ट्रंप प्रशासन ने 50% का टैरिफ लगाया है, वो टैरिफ 25% और बढ़कर 75% का हो सकता है। अब इस तरह की परिस्थितियां विश्व के कई देशों में आ सकती हैं। सवाल यह है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रशासन के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण के बाद चीन के लिए भी ईरान का मसला महत्वपूर्ण हो गया है। और जब ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती जा रही है, इस बीच में भारत के विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है और भारत के लोग, चाहे वो पर्यटक हो, चाहे दूसरे लोग हों, जो ईरान गए हुए हैं या ईरान में रह रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, किसी भी तरह से उनके आर्थिक सामाजिक हित वहां से जुड़े हुए हैं, उन सबको तत्काल ईरान छोड़ने की सलाह दे डाली है। तो आखिर विश्व किस तरफ जा रहा है? क्या इजराइल का मामला ईरान अपने कंधे पर लेकर लड़ रहा है? क्या इजराइल और ईरान के बीच पिछले वर्ष जो सीमित युद्ध हुआ था और उसमें इजराइल को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी, उसके बाद से क्या अमेरिका इस चीज को, इस पूरे वाकये को अपने तरीके से, इसमें अपने इंसल्ट के तौर पर देख रहा है? कई सारे ऐसे मसले हैं जो मसले न सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से बल्कि आर्थिक और राजनीतिक तरीके से भी, सामरिक तरीके से भी उलझे हुए हैं। और जब मामला उलझा हुआ हो तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज हमने आमंत्रित किया है ईरान मामलों के विशेषज्ञ, यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ, लेकिन ईरान और खासकर गल्फ के मामले में बहुत गहरी रुचि रखने वाले अमरेश मिश्रा जी को। अमरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। आपका भी धन्यवाद जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि ईरान में जो ताजा हालात बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मामला अगले 48 घंटों को जो महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, उसमें कहां जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए अभिषेक जी, यहाँ बात ये करनी जरूरी है कि मैं जब ईरान अभी गया था और वहां पर जो मैंने समझा, उसी समय मैं 28 दिसंबर से 28 से 3 जनवरी तक था वहां, 28 दिसंबर से 3 जनवरी।
और मैं वहां पर सभी इंटेलेक्चुअल्स, थिंक टैंक और तमाम और पेशे से जुड़े, जो हर तरह के पेशे से जुड़े लोग थे, उनसे इंटरेक्शन हुआ मेरा। वहां पर देखिए एक लोगों को ये एक एक तैयारी मुझे वहां दिखी थी उसी समय, जबकि प्रोटेस्ट 28 को शुरू हो गए थे, लेकिन उग्र रूप उन्होंने बाद में लिया, अभी जाके लिया, यानी 6, 7, 8 को। अब वहां पर लेकिन तब से एक तैयारी थी कि अगर कोई इस तरह की चीज होती है तो जो जेन्युइन प्रोटेस्ट है उनको तो हम, उनके मुद्दों को तो हम हल कर ही रहे हैं, करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ईरान और अमेरिका द्वारा ये कोशिश होती है कि प्रोटेस्ट के माध्यम से कोई बड़ी हिंसा कराई जाए, अब सोचिए ये 28 तारीख 29 तारीख को बात हो रही है, अगर बड़ी हिंसा कराई जाए तो हम लोग उसके लिए तैयार है। और हमने ये देखा कि ये जो सारी घटनाएं हुई हैं, आज ईरान के फॉरेंसिक जो सबसे बड़े एक्सपर्ट है उनका भी ये इंटरव्यू आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे प्रोटेस्टर्स, क्योंकि कल देखिए रॉयटर्स ने खबर निकाली कि 2000 प्रोटेस्टर मारे गए, आज उन्होंने कहा है कि इसमें एक बड़ी संख्या ऐसी है जो दंगाइयों ने खुद ही प्रोटेस्टर्स को मार दिया। और उसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि कई महिलाओं का गला रेता गया है आइसिस टाइप। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो ईरान और इराक बॉर्डर है, और वहां पर देखिए कुछ इलाके हैं, जैसे करमनशाह एक इलाका है जहां पर कुर्द जो सेपरेटिस्ट हैं वो लंबे समय से सक्रिय हैं, उनसे काफी इस दौरान भी पिछले 3-4 दिनों में झड़पें हुई, कई उसमें कुर्द सेपरेटिस्ट भी मारे गए, ईरान की जो बासिज पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके भी लोग मारे गए। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो तेहरान तक में जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे उसमें बहुत सारे या तो कुर्द थे या कुछ और आइसिस के समर्थक लोग थे, वो लोग पेनिट्रेट किए हुए थे या मोसाद एजेंट्स थे, क्योंकि मोसाद एजेंट्स ने 12 दिन के युद्ध, जो 12 दिन का युद्ध हुआ था जून 2025 में, उसमें भी एक भूमिका बहुत बड़ी सामने आई थी जो पूरी दुनिया के सामने, वो अब कुछ भी बात भी नहीं रह गई है। खुल के अमेरिका इजराइल एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वहां पर हम मोसाद सीआईए एजेंट्स भेजते रिजीम चेंज के लिए। तो ये जो, लेकिन जो आज चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं कि आईसिस का भी वहां पर रोल था। अच्छा, अब आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डेस्परेशन है अमेरिका और इजराइल में रिजीम चेंज का, और उसी से 48 घंटे वाली बात जुड़ जाती है। अगले 48 घंटे में क्या होगा? और अगले 48 घंटे में देखिए दो चीजें हो सकती है। एक तो ये है कि जो अरब देश अमेरिका पे दबाव डाल रहे हैं कि स्ट्राइक्स मत करो, इजराइल में भी जो एक एंटी नेतन्याहू धड़ा है वो भी कह रहा है स्ट्राइक्स मत करो। वहां पर भी दो धड़े हैं, और नेतन्याहू, और वहां पर भी आपस में लड़ाई। अमेरिका में भी इस समय प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एंटी आईसीआई, आपने सुना होगा, वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने गोली मार दी एक महिला को, उसके बाद बहुत भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा है। मतलब आज जो वीडियोज आए हैं इतने हिंसक हैं कि मतलब ईरान के वीडियोस के टक्कर के हैं वो, सोच लीजिए। तो अमेरिका भी ये चीज फेस कर रहा है। अच्छा, उधर वेनेजुएला में जो सोचा जा रहा था, जो जितनी सफलता ट्रंप सोच रहा था उतनी मिली नहीं। आपने खुद ही कहा कि बहुत सारी तेल कंपनियों ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, इनॉक्स ने ये एक्सॉन ने कर दिया। एक्सॉन ने सीधे कह दिया हमारा पहले से वहां $13 बिलियन फंसा हुआ है, हम दोबारा भी जाए हम आपके कहने पे। ऐसे ही शिवरॉन ने, ऐसे ही कोनेको फिलिप्स ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने। तो वो एक, तो हो सकता है कि अमेरिका के हालात और जो वेनेजुएला में एक सेटबैक मिला है ट्रंप को, उसको देखते हुए वो ईरान पे हमला कर सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि हमला कैसा होगा। अब उसमें भी दो सिनारियोज आ रहे हैं। उसमें एक सिनारियो ये आ रहा है, जिस तरह से यूरोपियन देश और ऑस्ट्रेलिया वगैरह गोलबंद हुए हैं, उनके जो बयान आए हैं ईरान के खिलाफ, तो क्या ऐसा होगा कि नेटो की पूरी ताकत झोंक दी जाएगी, ईरान को चारों तरफ से मारा जाएगा? अच्छा, उसकी वजह मैं बता रहा हूं। वजह यह है कि अगर एक ही तरफ से उसको मारा गया, जैसे इजराइल ने किया था 12 दिन के युद्ध में और फेल हो गया था इजराइल, तो एक ही तरफ से मारा जाएगा तो ईरान का जो सिक्योरिटी, जो उनके अपना मिसाइल सिस्टम है, उनका अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है, और मिसाइल सिस्टम में दोनों चीज होती है, सुरक्षात्मक और आक्रामक दोनों, यानी सुरक्षा भी वो करता है, आक्रमण भी करता है, दोनों है। हाँ, दोनों है। तो वो जो उनकी तैयारी है वो बड़ी लेयर्ड है। लेयर्ड मतलब कि आप सोचिए कि वो बॉर्डर से शुरू करिए, तो अगर जो तबरीज है, उसके बाद तबरीज के बाद उन्होंने यहाँ पर हमदान इलाके में अलग बेस बनाया हुआ है, उसको पूरी छूट दे दी है कि तुम अपने हिसाब से जब ठीक समझना तो करना,
सेंट्रल कमांड का वेट मत करना। फिर तेहरान के चारों तरफ अलग उनका एक घेरा है मिसाइलों का, फिर मश्त में अलग घेरा है, फिर उधर और बलूचिस्तान सिस्तान चले जाइए वहां अलग घेरा है। यानी अगर एक गिरा तो दूसरा संभालेगा, दूसरा गिरा तो तीसरा संभालेगा। और अमेरिका जो कह रहा है कि हमारे पास ऐसे जहाज हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम कोई रडार पकड़ नहीं सकता, वो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। तो उसी के लिए ईरान ने ऐसे लेयर्ड सिक्योरिटी अपनी बनाई है कि अगर एक उनका इंस्टॉलेशन अमेरिकन रडार को, अमेरिकन प्लेन्स को नहीं पकड़ पाया तो दूसरा रडार पकड़ेगा, तीसरा रडार पकड़ेगा, और कहीं ना कहीं अमेरिकन जो हैं वो उसमें उनके जो प्लेन्स हैं F-15 F-35, या उसमें इजराइल के पास भी F-15 F-35 है, तो वो लोग उन्होंने अगर हमला किया तो उसकी पूरी तैयारी है। इसीलिए वेस्ट ये सोच रहा है कि चारों तरफ से करो ताकि उनके जो सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर है डिफेंस के, उनको एक साथ मारो। अब या तो ये, लेकिन इससे करने से जो कैस्पियन कॉरिडोर है, जो ईरान का रशिया के साथ सीधे एक कॉरिडोर बन गया है, समुद्र का भी है और उसमें देखिए अंडरग्राउंड भी मामला है, वो जो पूरा कॉरिडोर है वो एक्टिवेट हो गया अगर, तो रशिया सीधे आ जाएगा। और रशिया, ये वेनेजुएला नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला जो है वो लैटिन अमेरिका में, अमेरिका का बैकयार्ड, ये जो है ईरान रशिया के लिए बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि यहीं पर रशिया है एकदम। और ईरान को 19वीं सदी में और तमाम जगहों पर ब्रिटिश एम्पायर भी यूज करता रहा है रशिया के खिलाफ। तो ये इस जो सवाल पर आएंगे अमरीश जी, भी इस सवाल पर हम आएंगे। एक इसमें महत्वपूर्ण प्लेयर उभरता हुआ दिख रहा है कतर। कल से खबरें चल रही है कि कतर के एयरबेस पर यूएस की हलचल बढ़ी हुई है। वहां पर यूएस के युद्धक विमान, जो फाइटर प्लेन है, वो उतर सकते हैं या उतर रहे हैं, ऐसी खबरें भी कुछ लोग दे रहे हैं। मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कतर ने ओमान और दूसरी गल्फ कंट्री के साथ मिलकर एक बयान जारी किया है और यूएस को, ट्रंप प्रशासन को यह सलाह दी है कि ईरान के मामले में ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पूरा विश्व अस्थिर हो सकता है और तेल की अर्थव्यवस्था, ईंधन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। तो कतर के रोल को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कतर में मैं आपको बताऊं, जो अमेरिकन प्लेन्स उतरे हैं वो स्ट्रेटो टैंकर्स हैं। स्ट्रेटो टैंकर्स क्या है? एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, यानी जो हवाई ये जब जैसे अमेरिका B2B बॉम्ब्स इस्तेमाल किए थे उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नष्ट करने के लिए, वो अमेरिका से उड़े थे, बहुत टाइम लगा था, तो वो हवा में ही उनकी रिफ्यूलिंग हुई, उनको कहीं लैंड नहीं करना पड़ा था। इजराइल ने भी इस तरह से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का इस्तेमाल किया था कि हवाई जहाज जाएं, स्ट्राइक करके वापस आए, हवा में ही रहें, वहीं रिफ्यूलिंग हो। तो कतर में स्ट्रेटो टैंकर्स पहुंच गए। इसका मतलब है कि अमेरिका एक बड़ी तैयारी कर रहा है युद्ध की। और जो कतर और ओमान और जो अरब देश हैं, उनके यहाँ क्या समस्या है, वहां झगड़ा चल रहा है, UAE वर्सेस सऊदी अरेबिया। अब ये झगड़ा शुरू हुआ यमन से, क्योंकि यमन में अंसारुल्लाह की सरकार है, प्रो ईरानियन, लेकिन एक हिस्सा यमन का वो सऊदी अरेबिया के कब्जे में था, एडन का। वहां पर UAE कूद पड़ा, UAE द्वारा समर्थित रिबेल्स वहां घुस गए, उसको लेके UAE सऊदी अरेबिया में झगड़ा हो गया। UAE इधर इजराइल के करीब चला गया है। सऊदी अरेबिया इसको लेके बहुत, सऊदी अरेबिया ने ऑब्जेक्शन दिया है। और सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे अरादा एक जगह है जहां पर UAE एक बेस बना रहा है जिसमें इजरायली रहेंगे, और सऊदी अरेबिया के लिए ये बहुत बड़ी एक समस्या है। तो अरब देश में डिवीजन हो गया है, इसलिए अरब देश जो है उस तरह से अमेरिका के साथ नहीं खड़े हो रहे, और इसीलिए अमेरिका के साथ तो अरब देश खड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अरब कंट्री में यूएस का अपना बेस है। उनके साथ उनके रिश्ते, भले ही वो क्रूड ऑयल वाली इकोनॉमी की वजह से हो या जिस वजह से हो, वो रिश्ते उनके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में आप देखें तो एक तरह से मोनोपोली की स्थिति में है। लेकिन अब यदि हम देख रहे हैं ईरान के मामले को लेकर के, तो साफ साफ दिख रहा है कि इजराइल के साथ तो ईरान का जो भी विवाद हुआ, लड़ाई हुई, जो भी हुआ, वो अपनी जगह है। अरब कंट्री दोनों तरफ से भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर क्या लगता है, जब एक क्लियर कट लाइन पूरे गल्फ कंट्री, पूरे गल्फ के लगभग सारे देशों को एक लाइन लेनी होगी कि क्या वो ईरान के साथ है या ट्रंप प्रशासन का खुला समर्थन करते हैं, उस परिस्थिति में अरब कंट्री क्या कर सकती है? देखिए, अरब कंट्रियों की वो स्थिति नहीं रही है। ये जो जून में, जबकि जून में स्थिति थी, क्योंकि कतर के बेस पे आखिरी हमला ईरान ने किया था। कतर ने एक विरोध में, ईरान के विरोध में बयान भी दिया था, लेकिन फिर उसके बाद कोई विरोध नहीं किया। अब तो स्थिति और पेचीदा हो गई।
अब क्योंकि सऊदी अरब और यूएई, अरे यूएई जो है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन बेसेस है, और सऊदी अरेबिया में भी है, कतर में भी है। यूएई और सऊदी अरेबिया में झगड़े का मतलब है कि अमेरिका के इंपॉर्टेंट एलाइज के बीच फूट पड़ गई, और ये स्थिति पहले नहीं थी, ये अभी की दिसंबर का डेवलपमेंट। तो ऐसी स्थिति में वहां पर डिवीजन है। दूसरा देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आपने बात की। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या है, वहां पर ईरान का एक आइलैंड है, एक आइलैंड रिसोर्ट है, रिश करके, रिश, वो बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है। लेकिन वहां पर ईरान ने जिस तरीके से अपने मिसाइल्स लगाई हुई हैं, तो अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वो जो स्ट्रेट और हॉर्मुज की जो जंग होगी उसमें अरब देशों की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होगी, क्योंकि उनके पास उतनी बड़ी नेवी नहीं। ये अलग बात है कि तेल की सप्लाई की और उसकी चीजें हो सकती है, लेकिन कोई उनके पास बड़ी नेवी नहीं है। नेवी अमेरिका की है, अमेरिका, लेकिन उसको वॉच, एक तरह का वॉच टावर ईरान ने लगा दिया हुआ। और वो जो अमेरिका, अच्छा, और 3 जो वहां पर और आइलैंड हैं, ग्रेटर तुन्ब, लेसर तुन्ब, ये और एक और है अबू मौसा करके, ये जो 3 आइलैंड हैं जो ईरान के कब्जे में हैं, ये भी सीधे सीधे यूएई को भी देख रहे हैं तीनों, और अमेरिका को भी देख रहे हैं। तो जो ईरान की ज्योग्राफी है उसके हिसाब से जो उन लोगों ने अपने हथियारों को सजाया है, ये बहुत लोग नहीं समझ पाते। जो अपने हथियारों को उन्होंने सजाया है, सीधा सवाल हम पूछे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स सीधा सवाल ज्यादा समझते हैं, क्या ये B2B बॉम्बर जो यूएस का है, क्या ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उस पूरी टेक्नोलॉजी को या B2B बॉम्बर को मात दे सके? बिल्कुल। देखिए मैं बताऊं, ईरान के पास एक तो S-300 रशिया के डिफेंस सिस्टम है, जो भारत के पास S-400 था, तो उसमें क्या डिफरेंस है वो आप समझ लीजिए कि लगभग उसी तरीके की स्थिति। मॉडल पहले का है, एक जनरेशन पहले का, एक जनरेशन पहले का है। उसके अलावा क्या है ईरान के पास? उसके अलावा ईरान के पास जो मिसाइलें हैं, जो खुर्रम शहर फतेह मिसाइल्स, आपको याद होगा 12 दिन का जो युद्ध हुआ था उसमें सज्जल मिसाइल ईरान ने मारी थी, हवा में उसने वो नाची थी, हवा में वो नाची थी, एक रंग बिरंगा उसने एक पैटर्न बनाया था और फिर स्ट्राइक किया था, और उसमें इजराइल का कितना नुकसान हुआ। अभी जो ईरान जो कह रहा है कि वी हैव मेनी सरप्राइजेस, हमारे पास बहुत सारे चकित कर देने वाली चीजें, वो क्या है? वो देखिए, खुर्रम शहर 4 हो गया, फतेह हो गया, ये जो मिसाइल्स हैं ये मैक 15 की स्पीड पे चलती हैं। अब देखिए साउंड की जो स्पीड है वो 1235 किलोमीटर पर आवर है, और साउंड और मैक 15 का मतलब 15 गुना ज्यादा, मतलब 15,000 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से वो मिसाइल चल सकती है। ईरान ये इजराइल से तो 1,1200 किलोमीटर का डिफरेंस है। इजराइल पे तो एक मार दिया तो इजराइल का क्या होगा वो आप देख लीजिए। दूसरा, जो अमेरिका जो अटैक करेगा, अमेरिका जो F-15 F-35 प्लेन्स हैं, वो टारगेट पे पहुंचने के पहले उन पे अगर लग गई ये मिसाइल्स तो क्या होगा? तो ये देखिए, देखिए अमेरिका का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी एयरफोर्स, ईरान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी मिसाइल फोर्स। ये दोनों में सीधे सीधे जंग है। नेवी की जंग होगी तो फिर वो दूसरे चरण में होगी, रशिया का इंटरवेंशन होगा, चलिए वो हम आगे की बात मान लेते हैं। एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी और मिसाइल की टेक्नोलॉजी के बीच में ये जंग होगी, जो आप ये जंग बिल्कुल सीधी जंग यही, सीधी जंग यही है। एक ये बताइए अमरेश जी, ये मोटे तौर पर मुझे जो दिख रहा है कि अमेरिका उधार की जंग लड़ना चाहता है। ये मूलतः इजराइल और ईरान की जंग थी। ये उधार की जंग लड़ने के लिए अमेरिका इतना इंटरेस्टेड क्यों है? और बहुत साफ साफ खुल करके कहें तो खामनेई प्रशासन को बदलकर ईरान में रेजिम चेंज लाने की और वेनेजुएला जैसी क्रांति करने की, उस तरह की कोशिशें करने की के लिए क्यों उत्सुक है अमेरिका? ट्रंप प्रशासन को इसमें क्या दिख रहा है? देखिए, इसके फौरी एक कारण है और इसका दूरगामी कारण। फौरी कारण यह है कि वेनेजुएला में ट्रंप फेल हुआ है। जो आपने कहा वेनेजुएला की क्रांति, वो हो नहीं पाई क्रांति जी। देखिए एक मैं बताऊं, ट्रंप की जो आदत है, जब भी उसने गाजा का समझौता कराया उसको खुद गया, वो शर्म अल शेख इजिप्ट में खुद गया और पूरी दुनिया को बुलाया। और एक जब और यूक्रेन मामले में एक बार सारे यूरोपियन देशों को खुद अपने यहाँ बुलाया था। ट्रंप खुद जाता वेनेजुएला। अगर ये जो कह रहा है वो सच होता, या उसने एक सोशल मीडिया पे डाला था कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वेनेजुएला का, ट्रंप इज द
एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, और वेनेजुएला बिल्कुल नतमस्तक है उसके आगे। अगर ये होता तो वेनेजुएला आज ट्रम्प खुद जाता, लेकिन वो जा नहीं सकता है। वहां पर पूरी तरीके से दूसरी तरह की किलेबंदी है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो डेलीगेशन उसने भेजा। और तेल को लेके जो बातचीत हो रही है, ये जो ट्रम्प बोल रहा है उसमें सच केवल 40% है। 60% सच्चाई यही है कि वेनेजुएला के पास अपने संसाधनों पे अभी पूरा कंट्रोल है। अब यहां पर वो ये सोच रहा है, उसको ये बताया गया था कि प्रोटेस्ट जो हैं वो इस लेवल के हो जाएंगे कि ईरान की सत्ता अपने आप पलट जाएगी और उसके बाद ट्रम्प को जाके खाना पूर्ति करनी होगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं। जो जी ईरान की जो बासेज पैरामिलिट्री फोर्सेज है उन्होंने ही दबा दिया। आईआरजीसी जो उसकी सेना है उसको भी नहीं आना पड़ा। अब ट्रम्प ये सोच रहा है कि अब हम आगे, या तो भाई अब तो ट्रम्प की डिफीट मानी जाएगी पूरी तरह से। अब इतना ट्रम्प आगे बढ़ गया, कल उसने कहा कि पुलिस स्टेशनों पे कब्जा कर लो। जो रजा पहलवी कह रहा है वही बात ट्रम्प ने कही, पुलिस स्टेशनों पे कब्जा कर लो। ये उसने कहा कि जो वहां पर जो गोली चला रहे हैं उनके नाम भी सेव कर लो। हेल्प इज ऑन इट्स वे, मदद पहुंच रही है। अब जब ये एक प्रेसिडेंट कहे अमेरिका का कि मदद पहुंच रही है, ईरानियों से कहे और प्रोटेस्ट करो, मदद पहुंच रही, और फिर कुछ ना करे, तो आप बताइए क्या ये क्या बुरी स्थिति होगी। तो ये तो फौरी कारण, जो दूरगामी कारण है जिसके लिए वेनेजुएला भी हुआ था, वो पेट्रो डॉलर को लेकर। ये देखिए, पेट्रो जी डॉलर का जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो 1974 में जो हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरेबिया के साथ करार किया था कि तेल की सारी खरीद फरोख्त दुनिया में डॉलर में हो, वो ब्रिक्स के उभरने से खतरे में आ गई। क्योंकि जो इंडिया ने रशिया के साथ ट्रेड किया, ईरान के साथ ट्रेड किया, जो चाइना ने ईरान के साथ किया, फिर रशिया पे सैंक्शंस लगे, ईरान पे सैंक्शंस लग रहे हैं, ये सारा ट्रेड लोकल करेंसी में हो रहा है, कोई डॉलर में तो हो नहीं रहा है। और इसीलिए भारत ने अपनी तेल कीमतें फिर भी रीजनेबली उनको बचा के रखा है कि बहुत एकदम से वो होता तो अभी तक 200-300 रुपए लीटर पहुंच गया होता। तो ये जो देखिए, वो उसको लग रहा है कि ब्रिक्स के उभरने से, अगर ब्रिक्स ने तेल का जो व्यापार ये उन्होंने डॉलर में करना पूरी तरह छोड़ दिया, और जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स, जो नॉन ऑयल ट्रेड है, वो उसमें भी डॉलर का इस्तेमाल छोड़ दिया, तब क्या होगा? क्योंकि डॉलर पर ही तो अमेरिकन इकोनॉमी टिकी है। अमेरिका में डॉलर है की क्या? अमेरिका में सुप्रीमेसी की लड़ाई तो सबको आसानी से समझ में आ रही है सर, लेकिन इसमें एक रोल दुनिया की दूसरी महाशक्तियों का भी है। ठीक है, यूनिपोलर वर्ल्ड की बात हम करते हैं, लेकिन 91 वाला कॉन्सेप्ट, अब खासकर सोवियत संघ के विक्टम के बाद जो नई दुनिया आई थी यूनिपोलर वर्ल्ड की, एक ध्रुवीय विश्व की, थोड़ा सा वो आउटडेटेड होता जा रहा है। रूस और चीन इस मामले में जिस ढंग से दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या लगता है इन दोनों देशों की भूमिका किस तरह की होने वाली है, खास करके जिस संभावित जंग के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें? देखिए, उसमें तो सीधा है। मैंने कैस्पियन कॉरिडोर की बात की थी। कैस्पियन जो कॉरिडोर ईरान को रशिया से सीधे जोड़ता है, वो एक अजीब तरह की चीज है। उसमें समुद्री पहलू भी है, उसमें अंडरग्राउंड पहलू भी है। तो रशिया इसमें, अगर ईरान पे बड़ा हमला हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो संभावनाएं बताई। अगर बड़ा हमला यानी चारों तरफ से हुआ, अगर चारों तरफ से, उधर से ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दिया, इधर से अमेरिका ने भी कर दिया, इधर से इजराइल ने भी कर दिया, तो चारों तरफ से अगर हुआ तब रशिया इंटरवीन करेगा, सीधी बात है। वरना उसके अलावा रशिया को ये, और रशिया और चाइना दोनों को ये इम्कान है, ये उनको, उनका मानना है कि ईरान किसी भी एक तरफे हमले को झेल लेगा, चाहे इजराइल करे चाहे अमेरिका करे। ये महत्वपूर्ण फर्क है कि किस तरीके का हमला किस डायरेक्शन में होगा। अगर दुनिया की सारी ताकतें एक साथ टूट पड़ी तब तो रशिया चाइना को आना पड़ेगा, फिर विश्व युद्ध की स्थिति है। और तो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है इस समय सिनारियो। क्योंकि देखिए, एक चीज, जी बताएं। नहीं, आप कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक और संभावना है टारगेटेड अटैक्स। टारगेटेड अटैक्स मतलब ये है कि आप खामनेई का असैसिनेशन कर दीजिए, जैसे आपने, क्योंकि खामनेई को उठाना तो संभव नहीं है, खामनेई का असैसिनेशन कर दीजिए, पेजिशकियान प्रेसिडेंट का असैसिनेशन कर दीजिए, और इम्पोर्टेंट। लेकिन उसमें वहां पर जो ईरान का स्ट्रक्चर जो मैं देख के आ रहा हूं, ईरान के संविधान में ये बात है कि सक्सेशन वहां ऑलरेडी तय होता है। कम से कम खामनेई के बाद 11 से 12 सक्सेसर्स तय हैं। तो अगर उनको ये, अमेरिका को लगता है कि एक हेड को, जब वेनेजुएला में नहीं हुआ, जबकि वेनेजुएला में ज्यादा इंडिविजुअल सेंट्रिक मामला था,
ईरान में उतना इंडिविजुअल सेंट्रिक है नहीं जितना लगता है। लोगों को लगता है कि एक कोई मौलाना है, पोप है, वो नहीं, ऐसा ऐसा है नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा शिया क्योंकि मजहब बहुत को पुरानी समझना होगा। सिविलाइजेशन है और एक पूरी ग्रूमिंग है उस ढंग से हजारों नहीं, सालों की। वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन अभी फिलहाल जो स्ट्रक्चर है, जो मैं देख के आ रहा हूँ, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 11 से 12 तक वो उन लोगों ने चुन लिया है कि मतलब कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो सुप्रीम लीडर के लेवल पे क्राइसिस होगी नहीं, उससे कोई ईरान की रिजीम चेंज हो जाएगी ये नहीं, बल्कि उल्टा होगा। अभी जो मोहसिन, जो मौलाना आयतुल्लाह मोहसिन अराकी हैं, जो सुप्रीम काउंसिल में हैं, उन्होंने जो बयान 2 दिन पहले दिया कि अगर खामनेई पे व्यक्तिगत अटैक तो ग्लोबल जिहाद, और ग्लोबल जिहाद में फिर जहां भी नेटो और अमेरिका की एम्बेसीज हैं, उनके लोग हैं, फिर नहीं ठीक है, वो और सारी बात जो आप कह रहे हैं, वो सारी बात कह रहे हैं, वो अपनी जगह है कि क्या संभावित है क्या है, लेकिन एक भूमिका तो कहीं ना कहीं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की यहां दिखाई देती है। भारत और ईरान की दोस्ती लंबे काल से रही है, मतलब आजादी के समय या उसके भी पहले कहें तो फ्रीडम स्ट्रगल के समय से रही है। अभी जिस प्रकार से ट्रंप बातें कर रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें कभी नरेंद्र मोदी अपना दोस्त बताते थे, तो मोदी के ये पूर्ववर्ती दोस्त या मौजूदा दोस्त जो भी हम माने, ये 50% से बढ़ाकर ईरान के साथ संबंध रखने वाले लोगों पर 75% टैरिफ की जो बातें कर रहे हैं, उस परिस्थिति में भारत का प्रशासन, भारत सरकार और भारत की विदेश नीति अब आपको किस दिशा में, खासकर ईरान के इस ताजा संकट के दौर में, किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, भारत की बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि भारत रशिया को, अभी पुतिन यहाँ आए, सब, अभी चाइना का डेलीगेशन आया हुआ है, वो भी हाँ, चाइना भाजपा की कार्यालय में गया है। कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन, हम्म, ये भी नहीं कि सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन आया है, बीजेपी ऑफिस गया, आरएसएस ऑफिस गया। तो अब आप सोचो, और ये पहले भी 1-2 बार हुआ है, लेकिन ये अभी अभी होना, और जब तमाम चीन को लेके वो हो रहे, तो इसका मतलब क्या है कि रशिया और चाइना को क्या भारत एनॉय कर सकता है? नहीं। नहीं कर सकता। और अगर वो रशिया चाइना को नहीं एनॉय कर सकता है, तो वो अमेरिका और इजराइल का साथ कैसे देगा? चाहे जितनी बड़ी आपकी दोस्ती हो, चाहे, अच्छा, अभी देखिए ट्रंप ने, लोग कहते हैं ट्रंप ने जो मोदी को कहा वो व्यक्तिगत मान लीजिए, उसको अलग कर दिया, हालांकि व्यक्तिगत नहीं है वो, लेकिन हम मान लेते हैं, चलिए। फिर भी फिर भी क्या भारत के जो अपनी फॉरेन पॉलिसी रही है, पैलेस्टाइन के सवाल पे भारत ने कहा 2 स्टेट सोल्यूशन को हम मानते हैं, इसराइल से इतने नजदीकी संबंध, फिर भी 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं छोड़ा भारत ने, कोई वजह जी। होगी भाई। और तो उसी तरह से ईरान, ईरान में चाबहार पोर्ट में भारत का इन्वेस्टमेंट लगा है, और जी। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। और चाबहार पोर्ट और जो गदर पोर्ट है, जो पाकिस्तान का, उसको बाईपास करके ईरान ने भारत को जगह दी कि ये चाबहार पोर्ट से तुम सेंट्रल एशिया जा सकते हो, तो मिडिल ईस्ट जा सकते हो, और भारत को बहुत फायदा उससे हुआ है। तो जी। अब उस और भी उसको तो लंबे समय चलना है चाबहार पोर्ट, तो उसको तो फिर क्या होगा? ऐसी कोई सुविधा इजराइल और अमेरिका तो इंडिया को दे नहीं सकती, इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है। जी। तो इसलिए देखिए, मैं एक महत्वपूर्ण दूसरी बात कह रहा हूं कि चाहे व्यक्तिगत नेताओं का कोई भी हित हो, व्यक्तिगत नेताओं की, भारत की जो अभी लीड कर रहे हैं, उनकी कोई भी राय, देश की जो अपनी जरूरतें हैं उसको वो लांग नहीं सकते, उसको वो लांग नहीं सकते, देश की अपनी जरूरतों, जो देश की लॉन्ग फॉरेन पॉलिसीज हैं, जो ये हैं, देखिए कहाँ ये लोग हटा पाए कि ये फॉरेन पॉलिसी। तो ये जो पूरी बात है, तो लेकिन बीजेपी के अंदर कंफ्यूजन है, उनको प्रो इजराइल, प्रो अमेरिका भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को दिखाना है। ईरान इस्लामिक देश है बाय द एंड ऑफ द डे, हालांकि शिया है, लेकिन चलिए इस्लामिक है, तो उसको समर्थन बहुत ज्यादा भी नहीं दिखा सकते। तो ये देखिए बीजेपी के लिए बहुत ही एक टेढ़ी खीर है। लेकिन और देश ये बीजेपी से बड़ा है सर, देश कोई बीजेपी वही या कांग्रेस नहीं है, वो मोदी और नहीं, राहुल वही गांधी मैंने से कहा, बड़ा है देश। वही मैंने और देश कहा, वही मैंने देखिए, विदेश नीति एक स्थापित विदेश नीति है, एक सतत प्रक्रिया है, हम उससे कैसे अलग हो सकते हैं, अपने आप को नहीं नहीं, कैसे कर बिल्कुल सकते से मैं वही कह रहा हूं कि व्यक्ति जो है, भले नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है, उनकी अपनी पसंद नापसंद नहीं तय करेगी कि भारत क्या स्टैंड लेगा, मैं ये कह रहा हूं। तो हैं? इसलिए देखिए, ये भारत को तो रशिया, चाइना, ईरान के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा, और कोई विकल्प मैं देखते ही नहीं हूं इसमें। इसमें आप तटस्थ कैसे रह सकते हैं? और तटस्थता का क्या मतलब होगा? तटस्थता भी जी। यही देखी जाएगी कि ईरान, रशिया, चाइना के आप साथ हैं, क्योंकि आप ये जो देखिए, बात कह और रहे हैं अमरेश जी, जो बात आप कह रहे हैं, वहां दिनकर की लाइनें, मुझे राष्ट्रकवि दिनकर की लाइन याद आ रही है कि समर शेष है वही नहीं पाप का, भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो बराबर, सवाल सही। यही है कि जिस यहाँ तटस्थता की बात नहीं है, लेकिन तटस्थ नहीं बल्कि एक फाइनल ओपिनियन हम आपसे लेना चाहते हैं कि अगले 48 घंटे को जो महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि यूएस की तैयारी को देखकर ये लग नहीं रहा कि वो पीछे हटेंगे, ईरान को देखकर ये लग नहीं रहा कि वो झुकने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि फाइनली ये गेम किस दिशा में जा रहा है और क्या वाकई वैश्विक शांति और जिस संभावित वर्ल्ड वार की परिस्थितियों को आप आशंका जता रहे हैं, क्या वाकई उससे पीछे हटने या उसके आगे बढ़ने की कौन सी परिस्थिति आपको ज्यादा फिजिबल अभी दिखाई दे रही है? देखिए, अभी जो पूरी किलेबंदी है, घेरेबंदी है, उसमें दो ही चीजें संभव है। ईरान तो नहीं झुक रहा है, उसने दिखा दिया। अब या तो अगर युद्ध नहीं होता है तो अमेरिका इजराइल को झुका माना जाएगा, और अगर युद्ध होता है फिर एक विश्व युद्ध में तब्दील होगा। ये दो विकल्प है, तीसरा मुझे बता दिए क्या है। और ये बड़ी ऐसी स्थिति दुनिया के सामने मेरे ख्याल से 1940s के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पूरे दौर के बाद दुनिया के सामने पहली बार ऐसी स्थिति आई है, जो आज जिस मुहाने पे दुनिया खड़ी है। जी, आज देखिए, एक महाशक्ति अपनी हार माने कि वो रिजिम चेंज नहीं कर पाया और पीछे हटे, और नहीं तो हमला करे, और हमला करेगा तो फिर उसका क्या होगा वो हम लोग ने डिस्कस किया ही। जी, तो जिस प्रकार की परिस्थितियां अभी ईरान को लेकर चल रही है, भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां से ईरान तत्काल छोड़ देने या जो जाना चाहते हैं उन्हें न जाने की हिदायत दे रही है। और इन सब के बीच वैश्विक परिस्थितियां जिस तरह से करवट ले रही है, उसमें कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप प्रशासन इजराइल की तरफ से, इजराइल को पिछली बार जो अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, उस अधूरी जंग को आगे बढ़ाने की दिशा में तत्पर दिखाई दे रहा है। वहीं ईरान इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना बैठा है। और निश्चित तौर पर जैसा अमरेश जी ने बताया कि एक तरफ यूएस के एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी, उसकी ताकत, वहीं ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के बीच में जो ये संभावित जंग यदि हुई तो हो सकती है कि आने वाले वक्त में ऐसा हो कि देखने में कि जो जंग हो सकती है उससे कहीं आगे जाकर वर्ल्ड ऑर्डर नए तरीके से परिभाषित होता हुआ दिखाई दे। कोई भी बड़ी जंग होती है तो सबसे पहले वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी वही हुआ, चाहे वर्साय ट्रीटी की हम बात करें या कोई और बात करें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी वही हुआ, उसके पहले के दौर में भी वही हुआ है, उसके बाद के दौर में भी वही हुआ है। लेकिन अभी जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में दुनिया की तमाम पुरानी संधियां एक तरफ और तमाम पुराने युद्ध एक तरफ, और साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में टेक्नोलॉजी के आधार पर, वैज्ञानिक तरक्की के आधार पर लड़े जाने वाले युद्ध के दौर में अगर पेट्रो डॉलर, तेल और वैश्विक परिस्थितियों के बीच में इजराइल की भूमिका और इजराइल की भूमिका को लेकर यूएस का सामने आना यदि मुद्दा बनता चला जाए, तो कहीं ना कहीं और कुछ इस युद्ध से हासिल हो या ना हो, पूरी दुनिया में जो यूएस की प्रतिष्ठा है इस जंग में कूदने के बाद पूरी तरह से चरमराने का खतरा है। क्योंकि यूएस को पूरी दुनिया में जो एक अघोषित सरपंच जैसी भूमिका दे रखी गई है, वो सरपंच जैसी उस अघोषित भूमिका को भी आने वाले वक्त में कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अब देखते हैं होता क्या है। क्योंकि भारत से ज्यादा दूर ईरान नहीं है। अमरेश मिश्रा जी हाल ही में घूम करके आए हैं वहां पर, वहां का दौरा करके उन्होंने तमाम जमीनी हकीकत, जनता की भूमिका, खामनेई प्रशासन की जनता में स्वीकार्यता, इन सब चीजों का इन्होंने अवलोकन किया। और सबसे पहले जो इनसे मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की, आपके सामने कैमरे पर जो बात की, एक ही बात निकलकर सामने आई कि कहीं ना कहीं ईरान के अंदर खामनेई की लोकप्रियता या अलोकप्रियता अब मुद्दा नहीं है। पूरा ईरान खामनेई प्रशासन के साथ मोटे तौर पर खड़ा दिखाई दे रहा है, उसे अपने देश का सवाल दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप झुकने को तैयार नहीं है, खामनेई झुकने को तैयार नहीं है, और इन सब के बीच विश्व शांति की अपील करने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हम भी अपने दर्शकों की ओर से वैश्विक शांति की अपील करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि नक्कार खाने की तूती की तरह शांति शब्द को जिस प्रकार से भुला दिया गया है, ताकत और अट्ठाहस का एहसास कराने की जो नई भूमिका रची जा रही है, उस भूमिका के दौर में भला शांति की जरूरत किसे है? जिन्हें शांति की जरूरत है वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अमेरिका का प्रशासन,
यूएस प्रशासन और ट्रंप प्रशासन उन्हें एक बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा है। उसमें कुछ समर्थक दिखाई दे रहे हैं तो कुछ उन्हें विरोधी दिखाई दे रहे हैं। अब इस हालात में क्या होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। जो भी होगा उस पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अमरेश मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे और ईरान की परिस्थितियों पर, वैश्विक परिस्थितियों पर चर्चा करते रहेंगे। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए अमरेश जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।